हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है। और मैं हूं निर्मल। आज आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ प्रेसिडेंट के बारे में, जो हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। और आज की क्लास में हम पावर्स डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की। आज मैं 3 पावर्स डिस्कस करूँगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, यानी कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय पावर आज मैं डिस्कस करूँगा, है ना। ये मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, है ना। जो आज मैं डिस्कस करूँगा वो 3 पावर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले करूँगा लेजिस्लेटिव, फिर करूँगा एग्जीक्यूटिव, फिर करूँगा फाइनेंशियल। स्टार्ट करता हूँ मैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की से, है ना। कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर्स दे के रखी किसको, हमारा भारत के राष्ट्रपति को। तो कौन कौन सी दे के रखी हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो जितने भी कार्यवाही की जाती है कहाँ पर, हमारे कार्यपालिका में, वो सारी किसके नाम पे की जाती है, राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है ना। बट जो राष्ट्रपति है वो जो भी ट्रांजेक्शन करती है, जो भी बिजनेस होता है किसका, केंद्र सरकार का, वो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। तीसरा क्या लिखा, वो अपॉइंट करता है किसको, केक को, है ना। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है किसका, केंद्र सरकार का, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और किस किस को अपॉइंट करता है, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, यानी केक को अपॉइंट करता है वो, है ना। और जो भी चुनाव आयुक्त होता है उसको भी वो क्या करते हैं, अपॉइंट करता है ना। और जो भी मेंबर होते हैं यूपीएससी के, है ना, चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं वो भी कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। स्टेट गवर्नर, जितने भी राज्यों में जितने भी राज्यपाल रहते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वित्तीय आयोग, वो भी कौन अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और देखिए वो क्या पावर्स इसमें, देखिए जो भी सरकार, जो भी प्रशासन चलाती है, उस प्रशासन की इंफॉर्मेशन कौन मांग सकता है, भारत का राष्ट्रपति मांग सकता है। जो भी प्रशासन चला रही है कौन, केंद्र सरकार, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है कि आपने कौन सी पॉलिसी लिखा है, आप क्या और स्कीम, आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंस के लिए क्या कर रहे हो, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन कौन मांग सकता है, भारत का राष्ट्रपति मांग सकता है। वो ये रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है, उसको जो भी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, राष्ट्रपति को। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन के लिए वो यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी विधेयक लेकर आती है, कंसिडरेशन के लिए किसके पास भेजती है, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजती है। और कुछ राष्ट्रीय आयोग भी है ना, जो कुछ राष्ट्रीय आयोग भी है वो कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कौन कौन से आयोग देख लीजिए, एस टी एस सी आयोग हुआ, है ना, जो ओबीसी का आयोग हुआ, ये सब आयोग कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति। और क्या करता है, इंटर स्टेट काउंसिल भी, है ना, अपॉइंट करता है। और जितने भी एडमिनिस्टर रहते हैं, जितने भी प्रशासक रहते हैं कहाँ के, केंद्र शासित प्रदेशों के, वो भी कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है ना। और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को जहाँ पर शेड्यूल जनजाति, या फिर उस एरिया में क्या हो रहा है, जनजातीय क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र भी डिक्लेयर कर सकती है, जहाँ पर जनजातियों का आवास बहुत ज़्यादा हो, है ना। उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र को जनजातीय प्रदेश, जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकती है। और सारी पावर किसके हाथ में आती है, फिर जो वहाँ का प्रशासक है उसके हाथों में सारी पावर आ जाती है। और देखिए अब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर विधायिका पावर। हमने अभी क्या डिस्कस करी, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर, है ना। वो क्या क्या कर सकता है, किसी भी जो सदन है ना, पार्लियामेंट के सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, यानी उसको बुलाने का, उसको या फिर डिजोल्व करने का सवाल तो उठते ही नहीं है। अब बात आती है किसकी, लोकसभा की। लोकसभा तो चाहे तो वो डिजोल्व भी कर सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे, प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, उसको, जो लोकसभा, उसको डिजोल्व कर सकता है। वो क्या कर सकता है, मान लो किसी भी बिल को लेकर डिस्प्यूट हुआ, किसके बीच, लोकसभा के बीच और राज्यसभा के बीच। कौन सा बिल, कोई ऑर्डिनरी बिल, है ना, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, सामान्य विधेयक।
बिल वित्तीय विधेयक की बात नहीं कर रहा हूँ, वित्तीय विधेयक पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। तो आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत क्या बुला सकता है प्रधानमंत्री? एक जॉइंट सिटिंग बुलवा सकता है ना। यदि किसी भी प्रकार से दोनों राज्यों के बीच किसी भी बिल को लेकर डेड ब्लॉक हो, यानी किसी भी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो बिल बहुत ज़रूरी भी है ना, समान रूप से देखा जाए तो बिल भी ज़रूरी है उसको लाना, तो वो क्या कर सकती है, जो प्रेसिडेंट है क्या बुला सकता है? जॉइंट सिटिंग बुला सकता है ना। वो देखिए, जब पार्लियामेंट का, जब सदन का पहला सेशन होता है, जब किसी भी सदन का, किसी भी हाउस का फर्स्ट सेशन होता है, वो कौन एड्रेस करता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी लोकसभा जब अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करती है तो पहला स्पीच कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। और वो क्या अपॉइंट करता है लोकसभा राज्यसभा में? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब सीट खाली हो तो किसको अपॉइंट करता है? वो स्पीकर या फिर चेयरमैन को अपॉइंट करता है लोकसभा और राज्यसभा में। और 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है किसमें? राज्यसभा में। और कुछ पावर क्या क्या कह दी गई है? 2 मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है, कहाँ पर? लोकसभा में, सॉरी नॉमिनेट कर सकता है, सॉरी अभी जो बताया मैंने, राज्यसभा में 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट नहीं, है ना। और क्या पावर है उसको? 2 मेंबर लोकसभा में क्या कर सकता है? वो नॉमिनेट कर सकता है ना। वो इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट कर सकता है, यदि मान लो किसी भी एमपी से फिर एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई सवाल उठाए तो फिर वो कंसल्ट कर सकता है किसके साथ? सॉरी, जो राष्ट्रपति है ना, वो कंसल्ट ले सकता है किसकी? इलेक्शन कमीशन की। या फिर इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति से क्या ले सकते हैं? कंसल्ट ले सकते हैं, है ना। वो बहुत सारे बिल जो रहते हैं, है ना, मान लो कोई सा भी बिल इंट्रोड्यूस किया तो वो उस पर आखिरी अप्रूवल कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। मान लो भारत के राष्ट्रपति ने कोई वीटो पावर यूज़ कर ली, यदि बिल में किसी प्रकार का डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो फिर वीटो पावर यूज़ हो जाती है ना। और बट जो लास्ट अप्रूवल रहता है ना, वो कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। भारत का राष्ट्रपति हर एक बिल को अप्रूवल दे सकता है, वो देता भी है। क्यों? यदि नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस भी लग सकती है ना। बहुत कम केस हुए जहाँ पर वीटो पावर यूज़ करी, मात्र 1% केस मान के चलता हूँ मैं तो, है ना। और चौथा कह दिया, वो किसी भी ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है ना। अभी ऑर्डिनेंस समझाऊंगा मैं, अभी एक अलग से क्लास है ऑर्डिनेंस के बारे में, उसमें अच्छे से मैं डिटेल में ऑर्डिनेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और क्या कर सकता है वो रिपोर्ट मांग सकता है। किस किस की रिपोर्ट मांग सकता है? वो केक की रिपोर्ट मांग सकता है ना। यूपीएससी की रिपोर्ट मांग सकता है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मांग सकता है। और हाँ, जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना, जैसे एमपीपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, उनकी रिपोर्ट कौन मांगता है? गवर्नर। बट जो सेंट्रल एग्जाम करवाती है ना, वो उसकी रिपोर्ट कौन मांगता है? राष्ट्रपति मांग सकता है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, और ऐसे बहुत सारे कमीशन से जिनकी रिपोर्ट कौन मांग सकता है? भारत का राष्ट्रपति मांग सकता है ना। अब कुछ वित्तीय पावर भी देकर रखी है हमारा भारत के राष्ट्रपति को, तो कौन कौन सी वित्तीय पावर देकर रखी देखते हैं। वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करवा सकता है। समझना इसके मतलब यदि मान लो किसी भी मिनिस्टर को ना, किसी भी मेंबर को यदि मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? भारत के राष्ट्रपति की परमिशन लेना पड़ेगी। यानी बिना भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के बिना वो किसी भी बिल को, किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी सदन में इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगी? भारत के राष्ट्रपति की परमिशन लेना पड़ेगी। वो यूनियन बजट जब भी आएगा तो पहले किसके पास जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा। आप बजट लेकर आए हो, मार्च में यूनियन बजट लेकर आते हैं, हर साल सरकार लेकर आती है, तो पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो डिमांड फॉर ग्रांट पे क्या देता है? परमिशन देता है ना। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी फंड होता है ना, वो किसके अंडर में होता है? भारत के राष्ट्रपति के अंडर में होता है ना। यदि आपको संचित निधि से एक भी पैसा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से एक भी पैसा खर्च करना हो तो आपको किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगी, है ना। उसके बिना आप कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। वो हर 5 साल में जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या बिठाता है? कौन सी कमीशन बिठाता है? फाइनेंस कमीशन को गठित करता है हर 5 साल में। हर 5 साल में आपने देखा होगा कि कौन सी कमेटी गठित होती है?
कौन सा कमीशन, कौन सा आयोग गठित होता है? फाइनेंस कमीशन गठित होता है। फाइनेंस कमीशन किस लिए गठित किया जाता है? जो करों का बंटवारा हुआ या किसी भी फाइनेंस को लेके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। सो दोस्तों, ये था पूरी फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। मैंने तीनों पावर अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। जो तीनों पावर थी मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी वो भी पावर्स आने वाली है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर हुई आपकी, है ना। पार्डन राइट्स क्या क्या हैं उसके, और जितनी भी डिप्लोमेटिक पावर क्या दी गई है उसको, मिलिट्री पावर्स कैसी है, वो सभी पावर्स, वो सारी पावर्स हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।